हाय, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज जो चर्चा का विषय है वो जो राजा मान सिंह को मार दिया गया था 1985 में, जो कि भरतपुर प्रिंसली एस्टेट के राजा हुआ करते थे। और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहा और अभी मथुरा में सेशन कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया है, उसके ऊपर बात हो रही है। और ये बात इस चीज़ से रिलेटेड है कि जस्टिस में डिले होती है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, खास करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके बारे में ये पूरी की पूरी चर्चा है। तो देखिए इस एडिटोरियल के अंदर द हिंदू में कहा क्या जा रहा है, जस्टिस स्लो बट श्योर, कि जो न्याय में देरी होगी लेकिन होगी ज़रूर। ऑन राजस्थान एक्स रॉयल मर्डर केस, यानी कि राजस्थान के जो पूर्व राजा थे उनके हत्या के मामले में, कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पासिंग ऑफ मर्डर एज एन एनकाउंटर इज़ वेलकम दो डिलेड। तो पुलिस के द्वारा जो ये किया जाता है कि बहुत दफ़े हत्या कर दी जाती है और उसको नाम दिया जाता है एनकाउंटर का, और उसके ऊपर जो ये पूरी की पूरी जो मथुरा सेशन कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो काफ़ी स्वागत योग्य है। और ये देरी जरूर हुई है लेकिन फैसला दुरुस्त आया है। इट इज़ नॉट ऑफन दैट द पुलिस मैन इन्वॉल्व इन द शूटिंग people dead and seeking to cover up an incident as an armed encounter are convicted for murder। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अधिकतर ऐसा होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो किसी व्यक्ति को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, और उसके ऊपर जो एक तरीके से उसको नाम क्या दे दिया जाता है, इनकाउंटर का दे दिया जाता है कि सशस्त्र क्या हुआ कि उधर इनकाउंटर हुई और उसके बाद मारा गया, और फिर जो उनको कन्विक्ट किया जाता है मर्डर के रूप में वो नहीं हो पाता है। द वर्डिक्ट ऑफ द सेशन कोर्ट इन द मथुरा सेंटेंसिंग 11 पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग ए DSP टू अ लाइफ फॉर मर्डरिंग द राजा मान सिंह, द हेड ऑफ द प्रिंसली एस्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान, एंड द 2 of his associate in 1985 is one such rare instance। तो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी रेयर इंस्टेंस है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि इनकाउंटर के मामले में एक्चुअली में सज़ा सुनाई जाए, और ऐसा ही हुआ है जब मथुरा सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने 11 पुलिस वालों को क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी, यानी कि ताउम्र कैद की सज़ा दी, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे राजा मान सिंह के हत्या में, जो कि एक्स प्रिंसली एस्टेट के रजवाड़ा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और उनके 2 साथी को मार दिया गया था 1985 में। तो ये अपने आप में क्या है, एक रेयर केस है जब ऐसे फैसले आए हैं। While welcoming this rare blow for accountability and justice, it is inevitable that one must lament the tardiness of the criminal justice system। तो ये एक बात अलग है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि अंततः जवाबदेही तय हुई और न्याय मिला है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट तौर से बिल्कुल है कि इनविटेबल है कि ऐसा अधिकतर होता ही होता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पूरी की पूरी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें काफ़ी देरी होती है, और इस चीज़ को तो ज़रूर से क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए, देरी को ज़रूर से क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए। Even accounting for the unusual or expected delay in prosecuting police personnel, the 35 years that it took for the case to complete the trial stage is further evidence that the justice move in a slow motion in this country। अब देखिए कि इसमें पूरा का पूरा जो दिख रहा है कि करीब 35 साल लग गए किस चीज़ में, कि ट्रायल स्टेज में, यानी कि सत्र न्यायालय के स्तर पे फैसला सुनाने में। और लाजमी है कि इसके खिलाफ जो फैसला सुनाया गया, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाता है तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दिया जाएगा आर्टिकल 137 के तहत, और उसके बाद यदि हो सकता है तो क्यूरेटिव पिटीशन भी आर्टिकल 142 के तहत दिया जा सकता है। तो इसमें अभी भी और डिले होने जा रहा है, लेकिन कम से कम ट्रायल स्टेज पे 35 साल में ही सही कुछ न कुछ तो फैसला आया है, जो कि अपने आप में एक स्वागत योग्य है। क्योंकि पुलिस वाले जब इनकाउंटर में मार देते हैं, तथाकथित फर्जी इनकाउंटर में, तो ऐसे में सज़ा कम ही मिल पाती है। There are several long delays trial that spanned generation. The trial of the
man who assassinated railway minister Ellen Mishra in January 1975 ended in conviction in 2014, a good 39 years later. तो कहा जा रहा है कि सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, और बहुत दफ़े तो ऐसा होता है कि एक पीढ़ी बीत जाती है, 2 पीढ़ी बीत जाती है, तब जाके कहीं फैसला सुनाया जाता है। और ऐसा ही एक उदाहरण जो रेल मिनिस्टर हुआ करते थे ललित नारायण मिश्रा, जो कि बिहार से संबंधित थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में 1975 में उनकी मर्डर कर दी गई, और उस मर्डर के मामले में 2014 में फैसला सुनाया गया, और तकरीबन 39 ईयर्स 39 वर्ष लग गए इसमें। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, द हासिमपुरा केस इन विच नियरली 40 Muslims were massacred in 1987 ended with an en masse acquittal in 2015, but the Delhi High Court restored some faith in the judicial process by slapping lifetime prison term on 16 men 3 years later. तो ऐसा ही एक हासिमपुरा का भी केस था जिसमें 40 मुसलमानों की नरसंहार कर दी गई थी 1987 में, और उस बारे में जब मुकदमा चला तो 2015 में एक मुश्त यानी कि सभी को क्या कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। लेकिन जस्टिस की बात करें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें यदि इंडिया में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर जब मुकदमा और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इन 16 लोगों को 3 साल के बाद ताउम्र सजा कैद की सज़ा दी, तब जाके लोगों का फेथ और भी बढ़ पाया किसके ऊपर, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर। While conviction in the heinous crime ought to be welcomed regardless of the long delay, those administrating criminal law will have to explain how far finding old and infirm people guilty after letting them enjoy decades of impunity really serves the cause of the justice. तो कहा जा रहा है कि वैसे तो हमें घृणित अपराधों में यदि सज़ा दी जाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी देरी हो जाती है, और कभी कभी जो आपराधिक कानून को लागू करने में काफ़ी लेट हो जाता है, और ऐसा भी होता है कि उस समय तक जो अभियुक्त है वो काफ़ी वृद्ध भी हो जाता है और बीमार भी पड़ जाता है, और उसके बाद उनको गिल्टी या दोषी ठहराया जाता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे केस यदि सालों साल चलते रहते हैं तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, जस्टिस का क्या मतलब हुआ। फॉर्चुनेटली द डिले डिड नॉट अफेक्ट द आउटकम इन दिस केस, लेकिन भाग्य की बात यह है कि इस मामले में कम से कम डिले के कारण से ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इट डज नॉट मीन देयर इज़ नो ट्रूथ इन द ओल्ड एक्सिम दैट डिले अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस। तो लेकिन एक बात और भी समझने की ज़रूरत है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक पुरानी कहावत है कि न्याय में देरी न्याय न देने के बराबर है, उस सिद्धांत का उल्लंघन ना हुआ हो। मतलब इस मामले भी उल्लंघन हुई है, लेकिन चलिए फिर भी स्वागत की बात ये है कि इसमें सज़ा दी गई है। The election time murder of Raja Man Singh at Deeg on the February 21, 1985 was initially sought to be passed off as an encounter। मतलब उस समय चुनाव चल रहा था और राजा मान सिंह जो दिग के थे वहाँ उनको मार दिया गया 21 फरवरी 1985 को, और शुरुआत में इसको मुठभेड़ का नाम दिया गया। The previous day, the titular head, a 7-time independent legislature, had apparently felt insulted on hearing that his family flag has been damaged by the Congress supporter। अब 21 फरवरी 1985 को ये घटना हुई कि उनको मुठभेड़ में मार दिया गया। एक दिन पहले क्या हुआ था कि ये जो टिटलर हेड थे राजा मान सिंह, टिटलर हेड कहने का मतलब एक सेरेमोनियल कह सकते हैं, मतलब जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति क्या है, टिटलर हेड हैं। सही मायने में तो सारा कामकाज कौन, हमारे प्रधानमंत्री चलाते हैं। इसी ढंग से ये भी हुआ करते थे भरतपुर के। तो कहा यह जा रहा है कि उससे एक दिन पहले राजा मान सिंह ने क्या किया कि अपनी जीप को चढ़ा दी थी उस स्टेज के ऊपर, उस मंच के ऊपर जिस पे उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर रैली करने वाले थे, और प्लस वहाँ पर जो उनके लिए हेलीकॉप्टर था उसको भी डैमेज कर दिया गया था। लेकिन इससे भी पहले आप ये समझिए कि जिस दिन इनका इनकाउंटर हुआ था, ठीक है, मुठभेड़ हुआ था, उससे एक दिन पहले ये 7 बार क्या रह चुके हैं,
लेजिस्लेटर रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो उनको क्या इंसल्ट फील हुई जब उन्होंने ये सुना कि कांग्रेस के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने उनके फैमिली का जो झंडा था, ठीक है, उनके परिवार का जो झंडा था, उस घराने का जो झंडा था, उसका इंसल्ट किया है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, द राजा वाज ऑन हिज वे टू सरेंडर। अगले दिन राजा क्या करने जा रहे थे, आत्मसमर्पण करने जा रहे थे, और उनके जीप को चारों तरफ से घेर लिया गया और एक पुलिस दल के द्वारा जिसकी अगुवाई एक डीएसपी कर रहे थे। और जो आई विटनेस का कहना है कि जो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, उनका ये कहना था कि दे फायर्ड एट द व्हीकल ऑक्यूपेंट्स किलिंग मान सिंह एंड 2 एल्डरली एसोसिएट। तो उन्होंने, उस दल ने जिसकी अगुवाई डीएसपी कर रहे थे, उन्होंने फायरिंग की उस जीप के ऊपर जिसमें मान सिंह थे और उनके जो 2 वृद्ध साथीगण थे वो भी। लेटर टॉप पुलिस ऑफिशियल एडमिटेड द फॉर्मर रूलर वाज नॉट आर्म। ठीक है, उसके बाद जो शीर्षस्थ जो पुलिस के जो अधिकारी थे, उन्होंने ये माना कि मान सिंह के पास कोई हथियार नहीं थे, मतलब वो बिना हथियार के थे। द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आस्क चीफ मिनिस्टर माथुर टू स्टेप डाउन। तो फिर इसके बाद उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने क्या किया, कहा कि चीफ मिनिस्टर माथुर को कि आप क्या करें, त्यागपत्र दे दें। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सीबीआई को सौंप दी गई। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को कि ये यदि जयपुर हाई कोर्ट में चलता है या राजस्थान के सत्र न्यायालय में चलता है, तो इसको प्रभावित किया जा सकता है सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा। तो इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इसे उत्तर प्रदेश के मथुरा में हस्तांतरित कर दिया। और एक चीज़ जो लास्ट में जो समअप लिखा गया इसमें, इट मे नॉट बी नोन इफ द कांग्रेस लीडर कंस्पायर्ड विद द पुलिस बट द इंसिडेंट रिमेन्स ए ब्लॉट ऑन द पार्टीज रिकॉर्ड इन द 1980s। अब ये पता नहीं है कि क्या कांग्रेस के नेता उस समय क्या कोई षड्यंत्र रचा था पुलिस के साथ मिलकर। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो घटना उस समय हुई थी 1985 में, ये कहीं ना कहीं पार्टी के रिकॉर्ड के ऊपर, पार्टी की जो पूरा का पूरा जो इतिहास है उसके ऊपर धब्बा जरूर लगाता है, कम से कम 1980 के दशक के इतिहास की यदि बात करें तो। अब देखिए, एक दूसरा जो मुद्दा है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले आप थोड़ा सा ये समझें कि ये देखिए, ये ध्यान देना, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, चुंबी वैली। ठीक है, अब देखिए ये हिस्सा चीन के कब्जे में है और इस जगह से याडोंग से ये एक सड़क मार्ग बनाना चाह रहा था। ठीक है, और यहीं पे देखें कि इस तरफ आ जाएंगे आप तो आपको सिक्किम दिखेगा जो कि भारत का हिस्सा है, और इधर थोड़ा सा आ जाओगे तो आपको चिकन नेक दिखता, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अब पूरी स्थिति को समझिए, ये हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, भूटान है। ये क्या है, भूटान है, ध्यान देना। और इस जगह पे ये डोकलाम प्लेट्यू है, क्लियर, जो कि चीन और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड साइट है। लेकिन यहाँ पर भारत ने क्या किया, सपोर्ट किया, किसको, भूटान को। और आपको पता है कि 2017 में यहाँ पर काफ़ी तनातनी हुई थी। ये प्लेट्यू जो है ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर एक तरफ तो भूटान, दूसरी तरफ इंडिया, और दूसरी तरफ ये इंडिया का हिस्सा है, ये चाइना का हिस्सा है, ये भूटान का हिस्सा है, यहाँ पे आके मिलती है। और ये स्ट्रेटजिकली क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जगह से यदि यदांग से यहाँ तक यदि रेल लाइन बिछ जाती है, सड़क मार्ग बना लिया जाता है, जैसा कि कोशिश किया गया था,
और अभी भी इस चीज़ को छोड़ा नहीं है चीन ने। तो ऐसी स्थिति में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या होता है, इनके फायरिंग रेंज में आ जाता और यहीं पे कहीं ना कहीं वो क्या करते भारत को परेशान कर सकते थे। यदि सैन्य कार्रवाई की स्थिति आती तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो हमारे शेष भारत से क्या हो जाता, कट जाता और इसका वो एडवांटेज ले सकते थे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भारत के लिए एडवांटेज की बात है कि यहाँ पर सिक्किम जो है हाई एल्टीट्यूड पे है और इधर जब आप इस हिस्से में जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जो कि भारत में है, तो यहाँ पर ये लो एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ से चाइना इसके ऊपर क्या कर सकते हैं अपना कब्जा कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है यदि यहाँ से हैवी सेलिंग या गोलाबारी की जाती है और चिकन कॉरिडोर को कहीं ना कहीं यदि वो किया गया मतलब यहाँ पर काफ़ी फायरिंग की गई तो शेष भारत क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट से कट सकता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि अब तत्काल हो क्या रहा है, क्यों ये मुद्दा काफ़ी गर्म है, ठीक है, सेकतांग वन अभ्यारण्य का। और इसके बाद आते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है। देखिए ये हिस्सा आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा है, डोकलाम प्लेट्यू का, और ये क्या है, एक और डिस्प्यूटेड एरिया है, जाकरलुंग का, जो कि चीन और भूटान के बीच में है। ये भी चीन और भूटान के बीच में, लेकिन चूंकि भारत से काफ़ी नज़दीक है इसीलिए थोड़ा सा मामला भारत के लिए भी पेंच यहाँ पर फंस जाती है। और तीसरा जो ये डिस्प्यूटेड एरिया है वो क्या है, पशाम लुंग का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पे भी डिस्प्यूट की जाती रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि भूटान के वेस्टर्न साइड में है, क्लियर, भूटान के नॉर्दर्न साइड में ये जाकरलुंग और पसमलुंग है, ठीक है। अब देखिए कि एक इस जगह पे सेकतांग है, ठीक है। अब आप ये देखो, इसकी पोजीशन देखना, ये बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में। आप देखिए इस चीज़ को, अब यहाँ पर चीन की कोई सीमा नहीं लग रही है। चीन की सीमा तो आप देख लो कि यहाँ ख़त्म हो जा रही है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ से डायरेक्ट कोई सीमा लग नहीं रही है, फिर भी चीन क्या कर रहा है, इस जगह पे डिस्प्यूट कर रहा है। डिस्प्यूट क्यों कर रहा है, अब आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर दावेदारी करके एक्चुअली चीन क्या कह रहा है कि इस जगह पे डिस्प्यूट करके चीन कह रहा है कि ये हिस्सा हम आपको तब देंगे जब आप हमें क्या करें, इस हिस्से को और इस हिस्से को स्वैप में दे दें, क्लियर। तो इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई। अब भारत के लिए क्या परेशानी है, चूंकि ये एरिया जो कि बिल्कुल भूटान के अंदर है, उसके ऊपर चीन ने क्या किया, डिस्प्यूट कर दिया है। चीन ने क्या किया, डिस्प्यूट किया है। अब दूसरी तरफ देखिए कि ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से हिस्सा क्या है, उसके एडजासेंट में है, सटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चीन क्या कर रहा है कि एक और फ्रंट भूटान के बहाने भारत से खोल रहा है, क्लियर। एक फ्रंट तो यहाँ पर डोकलाम में खोल ही चुका है, ध्यान दीजिए, इससे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। जाकरलुंग और पसालमुलुंग की यदि बात की जाए तो भारत के लिए ये परेशानी है और इसीलिए भारत क्या कर रहा है कि इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। अब देखिए कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इस चीज़ को समझने के बाद हम समझेंगे कि आखिर अब क्यों ये चर्चा में आया है। देखिए कहा जा रहा है अनदर फ्रंट, एक और मोर्चा ऑन इंडिया, भूटान एंड चाइना। भारत, चीन और भूटान की बात करें तो इंडिया एंड भूटान मस्ट हैव कंप्लीटेड अंडरस्टैंडिंग ऑन द डीलिंग विद द चाइनाज क्लेम। तो ये कहा जा रहा है कि भारत और भूटान ने ज़रूर से आपसी समझ कर ली होगी कि कैसे चीन के दावों के साथ निपटा जाए। फॉर द थर्ड टाइम सिंस अर्ली जून
early June, China on Tuesday repeated its claim that the Bhutan's eastern boundary was a disputed area with Bhutan. तो जून के शुरुआत से अब तक तीसरी बार चीन ने मंगलवार को अपने इस दावे को दोहराया है कि भूटान के पूर्वी सीमा में जो विवादित क्षेत्र है वो मेरा है। क्लियर। अब देखिए कि ये है क्या। इट्स फर्स्ट claim was at the United Nations Development Project led Global Environmental Facility Conference on the June 2-3 when the Chinese representative tried to stop funding for the Sektang Forest Reserve in Bhutan, eastern district of Tsersiang, which abuts अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट। अब देखो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के ऊपर वहाँ जो मॉन्स्ट्री है, ठीक है, तो जो उस पर पहले से ही चीन विवाद करता रहा है और कहता रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। अब उसी से सटा हुआ जो तवांग डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ क्या है कि भूटान का तरसियांग जो कि भूटान के पूर्वी हिस्से में है, वहाँ पर ये सेक्तांग वन अभ्यारण्य या रिजर्व है। अब समझिए इस चीज़ को। अब 2 और 3 जून को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में चीन ने ये कहा कि देखिए कि ये विवादित क्षेत्र है और यहाँ पर जो आप कुछ भी फंड दे रहे हैं वो फंड भूटान को ना दे। द क्लेम वॉज सरप्राइजिंग फॉर सेवरल रीजन। और ये जो दावा किया गया वो बहुत कारणों से क्या है, आश्चर्यचकित करने वाला है। चाइना हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू द फंडिंग प्रोवाइडेड टू द सेंचुरी एट द GEF। ठीक है, तो GEF के मीटिंग में पहले भी जो फंड देने की बात की गई, वित्त देने की बात की गई, तो पहले कभी भी चीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया था। दूसरी बात जो है तरसियांग का जो एरिया है, ठीक है, वो कोई भी बाउंड्री किसके साथ, चीन के साथ शेयर नहीं करता है। वो किसके साथ शेयर करता है, भारत के साथ। वो भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, वो भी कहाँ, तो जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है। तो सीधे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर दावा किया जा रहा है। तीसरी बात देखिए, फाइनली whatever be the origin of the claim, Chinese officials have not raised the eastern boundary in 24 rounds of talks with the Bhutan that began in 1984। 1984 से अब तक 24 चक्र की वार्ता हो चुकी है भूटान और चीन के बीच में। अब तक कभी भी चीन ने इस मुद्दे को, सेक्तांग अभ्यारण्य की बात की जाए तो उस मुद्दे को अभी तक कभी भी नहीं उठाया, जो कि भूटान के किसके पूर्वी हिस्से में। Thus far talks has been only about the Pashumulang and Jakarlung Valley in the Bhutan's north and Doklam and other pastoral land to the west that come up for the transaction point with the India। देखो अब तक क्या है कि आपने देखा कि नॉर्दर्न हिस्से में भूटान के पसामुलुंग है और जाकरलुंग है, उस पर विवाद करता रहा भूटान नॉर्थ में। और यदि पश्चिम के हिस्से में देखें, डोकलाम और जो पास्चर लैंड है जहाँ पर चारागाह वगैरह है, उस हिस्से में ज़रूर विवाद करता रहा ट्राई जंक्शन के ऊपर, जहाँ पर कि भूटान, इंडिया और चाइना डोकलाम के आसपास मिलती है। तो उन हिस्सों पे विवाद करता रहा, लेकिन इस ईस्टर्न फ्रंट पे अब तक कभी भी विवाद नहीं किया गया। ऑन वेंसडे चाइना रेफर्ड टू द पैकेज सोल्यूशन फॉर द डिस्प्यूट that is believed to refer to an offer made in the 1990s to swap the northern and western areas, something Bhutan rejected given India's concern। अब देखिए इसमें ये समझने लायक बात है कि बुधवार को चीन ने एक पैकेज सोल्यूशन की बात की कि भाई इसका हल एक पैकेज के रूप में किया जाए, ठीक है। और वो कहता रहा है कि हम 1990 से ये ऑफ़र करते रहे कि आप नॉर्दर्न हिस्से में, ये दो आपने देखा, ठीक है, ये नॉर्दर्न हिस्से में, जस्ट ए मिनट, ये नॉर्दर्न हिस्से में जाकुरलुंग और पसामुलंग, और ये जो इसका वेस्टर्न हिस्से में है उसको आप स्वैप कर लें, कहाँ से, इस हिस्से से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भूटान रिस्पॉन्स एट द स्टार्ट वाज टू रिजेक्ट चाइनाज क्लेम एट द GEF एंड इट वाज एबल टू सिक्योर द फंडिंग। क्लियर।
अब देखो भूटान का जो जवाब था इस मामले में कि उसने चीन के दावे को खारिज किया और जीएफ से जो फंडिंग मिलनी थी वो उसको मिल भी पाई और ये सुनिश्चित कर पाया कि वो उसको फंडिंग मिल जाए। अब देखिए, सब्सिक्वेंटली द भूटनीज एम्बेसी इन दिल्ली सर्व्ड ए डिमार्च टू द चाइनीज एम्बेसी, बट द चाइनीज MF रिपीटेड द क्लेम इन द अर्ली जुलाई एंड देन अगेन दिस वीक। अब देखिए, एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भूटान और चीन का कोई राजनयिक संबंध नहीं है। अब चीन का भी दूतावास भारत में और भूटान का भी दूतावास भारत में, दिल्ली में, नई दिल्ली में। अब देखिए, नई दिल्ली स्थित जो भूटान के दूतावास ने एक डिमार्च कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक वे में एक तरीका का नोटिस इशू किया, जारी किया किसको, चाइनीज़ एम्बेसी को। लेकिन चीन की जो एम्बेसी है उसने इस बात को खारिज किया और बार बार क्लेम करता रहा है। चीन का जो विदेश मंत्रालय है, पहले जून में भी किया, फिर जुलाई में भी, और फिर जुलाई के शुरुआत में भी, और इस हफ्ते में भी मंगलवार को ये किया गया। भूटान हैज़ नाउ अपीयर टू टेक ए सोबर व्यू ऑन द चाइनाज क्लेम बाय सेइंग दैट ऑल डिस्प्यूट वुड बी टेकन अप इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ चाइना भूटान टॉक्स। क्लियर। अब भूटान ने इस पे थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार लिया है और कहा है कि चीन के जो भी दावे हैं उन दावों के ऊपर जो है बातचीत की जाएगी जब चीन और भूटान के बीच में वार्ता होगी अगले चक्र की। अब जहाँ तक वार्ता की बात है चीन और भूटान के बीच में, जो इससे पहले हुई थी वो 2016 में हुई थी और उसके बाद ये वार्ता टलती रही है। सबसे पहले तो 2017 के डोकलाम क्राइसिस के कारण से जो गतिरोध था उसके कारण से, फिर 2018 में इलेक्शन हुई उसके कारण से, और इस साल वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण से। तो 2016 के बाद से अब क्या आ चुका है 2020, अब तक ये वार्ता फिर से शुरू नहीं हुई है। Despite Beijing repeated a statement on the boundary issue, both Thimphu and the New Delhi have chosen not to react in a rash manner. तो बावजूद कि बीजिंग ने बार बार अपने वक्तव्य जारी किए हैं इस सीमा विवाद के ऊपर, लेकिन चाहे भूटान की बात की जाए या भारत की बात की जाए, उन्होंने इसके ऊपर जैसे तैसे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। फॉर भूटान the Chinese claim may be seen as a pressure tactics and attempt to hurry the schedule for the next meeting or to gain leverage in the boundary talks. और जहाँ तक भूटान का सवाल है उसका ये मानना है कि चीन क्या कर रहा है, एक दबाव की रणनीति अपना रहा है और इससे वो क्या चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी अगली बैठक शुरू हो पाए या फिर जब सीमा विवाद के ऊपर वार्ता हो तो उसमें वो फ़ायदा ले जाए। अब देखिए, फॉर इंडिया that is already dealing with the Chinese aggression across the line of actual control, the Sektang claim could be a divisionary tactic or one aimed at driving a wedge between India and Bhutan. अब देखिए, इसमें दो बातें समझने लायक बात है भारत के लिए। भारत को ये लग रहा है कि LAC के ऊपर आप गालवान घाटी की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर तो काफ़ी सैन्य कार्रवाई भी चल रही थी और झड़प भी हुई, और जिस ढंग से चीन की सेना ने उस भारत के हिस्से में भी कब्जा जमा लिया था और अब धीरे धीरे पीछे हट रही है और अभी भी अनसर्टेनिटी जैसी स्थिति बनी हुई है। तो भारत का ये मानना है कि ये सेक्तांग का जो दावा है वो कहीं ना कहीं भारत का ध्यान भटकाने के लिए, और साथ में दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ भूटान है। चीन इस हिस्से में अपना दावा करके कहीं ना कहीं एक अपने आप को इसमें घुसेड़ना चाह रहा है। More significantly, by claiming Bhutan's eastern boundary, China is attempting to double down on its claim over the Arunachal Pradesh, neither of which it has lien or control of. Clear? तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भूटान जो है पूर्वी सीमा के ऊपर भूटान के पूर्वी सीमा के ऊपर चीन जब दावा करता है तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी एक तरीके से दावा कर रहा है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ना उसका कोई आधिकारिक कोई क्लेम बनता है और ना ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र बनता है जो कि भारत ने
भारत को उसको लौटाना है। The reputation of the package offered is worrying as it implies that Beijing is not giving a push for the Doklam Plateau where it has consolidated its military infrastructure and would like to inch towards India's Chumbi Valley, a strategically sensitive location. अब देखो कि जब बार बार रिपीट किया जा रहा है किसके द्वारा, चीन के द्वारा, कि भूटान क्या करे, पैकेज ले ले जिसमें कि वो डोकलाम का हिस्सा जो वेस्टर्न में है और जो नॉर्दर्न हिस्से में पशुमलांग और कार्मलुंग का हिस्सा है उससे एक्सचेंज करे किधर, अपने पूर्वी बाउंड्री के सेक्तांग को। तो अब ये भारत के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल की बात है, क्योंकि इससे ये मतलब निकलता है डोकलाम प्लेट्यू के ऊपर जिसमें कि बहुत हद तक सैन्य अवसंरचनाएं बना ली गई है किसके द्वारा, चीन के द्वारा, और काफ़ी सेंसिटिव है और ये चुंबी वैली में है। तो अब देखिए तो भारत के लिए मुश्किलात बनी हुई है, क्योंकि वो एक तरीके से इस पैकेज को दोहरा के, पैकेज की बात को दोहरा के क्या कर रहा है, अपने दावे को वहाँ पर बनाए हुए। नो मैटर व्हाट बीजिंग डिज़ाइन आर बिहाइंड इट्स न्यू क्लेम इन द भूटान, कोई बात नहीं है कि क्या बीजिंग इस मामले में सोच रहा है, क्या षड्यंत्र है बीजिंग का यानी कि चीन का जब ये नया दावा कर रहा है। न्यू दिल्ली एंड थिम्पू मस्ट स्टे द कोर्स, क्लियर। लेकिन एक तरफ भारत और दूसरी तरफ यदि भूटान की बात की जाए तो ये बिल्कुल अपने रास्ते पे बने रहें और एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीकी सहयोग करें और एक दूसरे के साथ पूर्ण समझदारी के साथ, जैसा कि बहुत दशकों से होता आ रहा है, ठीक है, वो बड़े उद्देश्यपूर्ण तरीके से क्या करें, चीन के खिलाफ रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें। अन्यथा चीज़ें क्या हो सकती है, भारत के और भूटान के हाथ से बाहर निकल सकती है। अब देखिए कि इस मुद्दे के ऊपर मैंने एक प्रश्न मेंस के लिए बनाया है, जो कि आपको पता ही है कि जीएस के पेपर सेकंड में आईआर का हिस्सा है और तकरीबन 250 में से आप मान के चलिए कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर। तो इसमें दिया गया कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन के उपनिवेशिक विस्तारवाद के विभिन्न मोर्चे क्या हैं, ठीक है। तो चीन किन किन मोर्चों पे अपना आधिपत्य करके विस्तार कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करेंगे, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी बात करेंगे। हाल फिलहाल में थोड़ा सा ईरान के साथ मिलके कैसे इस हिस्से को, सेंट्रल एशिया के हिस्से को और फिर दक्षिण एशिया के हिस्से को कैसे वो आधिपत्य जमाना चाह रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि भूटान के ऊपर वो क्या क्लेम कर रहा है, नेपाल के साथ कैसे उसके संबंध सुधरते जा रहे हैं, श्रीलंका के साथ वो कैसे आर्थिक मोर्चे पे सहयोग करते हुए कहीं ना कहीं उसको आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मालदीव के अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट को आप इस प्रश्न के अंदर लिखेंगे और ये आप 250 वर्ड्स में लिखें, ठीक है, 250 वर्ड्स में लिखें। और आज के लिए इतना ही द हिंदू के एडिटोरियल से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, जितना हो सके प्रोटेक्शन लें कोविड-19 के स्थिति में। और जो ये वैश्विक महामारी है जो कि बहुत सारी जानें लील चुका है, ठीक है, और ये काफ़ी ख़तरनाक है जैसा हम और आप जानते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खूब सारी प्रिकॉशंस लीजिए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।